तो आज हमारा टॉपिक है फंक्शन जनरेटर का। हम लोग ये फंक्शन जनरेटर को पूरा अच्छे से समझेंगे और इसका क्या क्या डेफिनेशन है या क्या प्रिंसिपल है या इसके ब्लॉक डायग्राम को कैसे समझते हैं या इसके एप्लीकेशंस वगैरह सब चीज़ें हम देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा ओवरव्यू देख सकते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक तो हमारा पहला इंट्रोडक्शन होगा, फंक्शन जनरेटर क्या रहता है, डेफिनेशन वहाँ पे। फिर उसके बाद उसके कुछ प्रिंसिपल। फिर हम लोग उसके ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि उसके ब्लॉक डायग्राम में क्या वर्किंग होती है, कैसे वर्किंग होती है, उसके वेव्स कैसे कैसे फॉर्मेशन में जनरेट होकर आते हैं। और फिर उसके बाद उसके एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस हैं, हम उस एप्लीकेशन को देखेंगे। तो चलिए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन क्या क्या है। हमारा हमारा जो फंक्शन जनरेटर है वो होता क्या है यहाँ पे। फंक्शन जनरेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट दैट जनरेट्स डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक वेव फॉर्म ओवर ए वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मतलब कि बहुत तरीके के रेंजेस की फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जितने भी तरीके की हमारे फ्रीक्वेंसीज होती है उन सभी तरीके की फ्रीक्वेंसी के वेव फॉर्म्स को ये इलेक्ट्रिक वेव फॉर्म्स में जनरेट कर सकता है। मतलब कई तरीके के इलेक्ट्रिक वेव फॉर्म्स को जनरेट कर सकता है बहुत सारे रेंजेस की फ्रीक्वेंसीज की। ठीक है, तो जो भी आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक वेव फॉर्म यहाँ पे वो जनरेट करके दे देता है ये फंक्शन जनरेटर। तो चलिए हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, हमने लिख दिया है, ए फंक्शन जनरेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट दैट जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक वेव फॉर्म्स ओवर ए वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ऑलराइट, तो बहुत तरीके की ये वेव फॉर्म जनरेट कर सकता है। फिर वो चाहे हमारा स्क्वायर वेव्स हो जाए, फिर वो चाहे हमारा साइनसोइडल वेव हो जाए, फिर वो चाहे हमारा अपना ट्रायंगुलर वेव हो जाए। ऑलराइट, तो ये किसी भी तरह का वेव रहने, किसी भी तरीके का वेव फॉर्म हो, तो बहुत तरीके के रेंज के ये वेव फॉर्म्स को जनरेट करने में हेल्प कर देता है। ठीक है, तो फंक्शन जनरेटर का ये एक छोटा सा स्मॉल डेफिनेशन है। तो चलिए हम चलते हैं इसके प्रिंसिपल की तरफ। इसके प्रिंसिपल को हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ टाइप कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने लिख लिया है दो प्रिंसिपल्स यहाँ पे कुछ ऐसे लिखे हुए, दो लाइन में, दो पैराग्राफ में। अ फंक्शन जनरेटर कैन प्रोड्यूस साइन, स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर वेव फॉर्म एट इट्स आउटपुट। ठीक है, रैंप आउटपुट इज ऑल्सो जनरेटेड। एंड सेकेंड पॉइंट ये है, द आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर ईच आउटपुट वेव फॉर्म्स आर वेरिएबल एंड इट इज पॉसिबल टू इंक्लूड डीसी ऑफसेट एडजस्टमेंट एज वेल। ठीक है, तो डीसी ऑफसेट की जो एडजस्टमेंट है वो भी पॉसिबल है, और जो आउटपुट का वोल्टेज है और आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है उसके जो एक एक द आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर ईच आउटपुट, मतलब जो भी वेव फॉर्म के ईच एक आउटपुट है वो सब वेरिएबल है और सब पॉसिबल है यहाँ पे डीसी के ऑफसेट को भी एडजस्टमेंट करना। ठीक है, तो ये कुछ दो प्रिंसिपल्स हैं। और हम देखते हैं अभी आगे नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम, जो कि थोड़ा सा इससे टिपिकल होने वाला है, इसको आपको ध्यान से सुनना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग ब्लॉक डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने ब्लॉक डायग्राम के पास। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेटर, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे इंटीग्रेटर दिया है। हियर इंटीग्रेटर जो है एक ऑक्सीलेटर की तरह यहाँ पे वर्क करता है। हियर इंटीग्रेटर वर्क इज वर्किंग एज एन ऑक्सीलेटर। ऑलराइट, तो और ये जो है इट आल्सो कॉल्ड एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर सर्किट। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर सर्किट की तरह भी इसको ये भी बोला जा सकता है। ठीक है, ये इंटीग्रेटर कैसे बनता है, जब हम जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट के फीडबैक में कैपेसिटर लगा देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो कैपेसिटर है, ये जब कैपेसिटर लगा देते हैं या उसको यूज करते हैं, तो ऐसे एम्पलीफायर को हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर सर्किट कहते हैं। ऑलराइट, और इसमें हमें जो आउटपुट में जो वेवफॉर्म मिलती है ना, वो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म होती है। मतलब आउटपुट में जो हमें वेवफॉर्म मिलेगी कुछ इस तरीके की रहती है। यहाँ पे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म रहती है, पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस है, नेगेटिव, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमें वेवफॉर्म मिलता है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक यहाँ से गया हुआ है जो कि डायरेक्टली यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है।
ऑलराइट। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ रहा हो। और फिर आगे देखते हैं हम, इसमें देखेंगे कि यहाँ पर आप इस वाले पार्ट को देख रहे हैं, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है यहाँ पे। ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को ये कंट्रोल करता है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, ऑलराइट। और फिर इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल नेटवर्क फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सर्किट, मतलब इसे एक एक्सटर्नल नेटवर्क फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सर्किट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये ये अपर करंट सोर्स को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ से देखेंगे, ये इधर से ये अपर करंट सोर्स को कंट्रोल कर रहा है, और लोअर करंट सोर्स, और लोअर करंट सोर्स को भी कंट्रोल कर रहा है। लेकिन क्या, इनके एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करेगा, मतलब अपर करंट सोर्स जो है यहाँ पर, और यहाँ पे जो लोअर करंट सोर्स का आपको ब्लॉक डायग्राम मिल रहा है, तो इनके एम्पलीट्यूड्स को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। ये होता है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। तो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल क्या करता है, ये वोल्टेज के फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, और साथ में इनके एम्पलीट्यूड को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। ये अपर करंट सोर्स, यहाँ पे लोअर करंट सोर्स, इन दोनों को करंट, ये दोनों करंट सोर्स को ये इनके एम्पलीट्यूड्स को ये कंट्रोल करता है। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक रिवर्स डायरेक्शन है करंट का, आई, और यहाँ पे एक फॉरवर्ड डायरेक्शन है आई का। यहाँ पे इंटीग्रेटर की तरफ जा रहा है, मतलब एक इंटीग्रेटर की तरफ जा रहा है और एक इंटीग्रेटर की अपोजिट जा रहा है। तो ये ऑक्सीलेटर ये ऐसे ही काम करता है। इसमें होता क्या है कि एक बार ना ये इंडिकेटर इसको जब जब ये ऑन रहेगा, जब ये ऑन रहेगा तब ये ऑफ रहेगा, और जब ये ऑफ रहेगा तो ये ऑन रहेगा, इसलिए इसे ऑक्सीलेटर बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे इरेज कर लेते हैं। फिर आगे क्या है, फिर यहाँ पे देखेंगे आगे, तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज कैपेसिटर यूज किया हुआ है, वोल्टेज कैपेसिटर का यूज किया गया है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा ना, जो आउटपुट एम्पलीफायर है, मतलब यहाँ पे जो आउटपुट एम्पलीफायर है उसके आगे जो वेव मिल रहा है हमें, ये जो वेव है, उसके आगे जो वेव मिल रहा है वो ट्रायंगुलर, मतलब यहाँ से, तो वो ट्रायंगुलर बन के आता है यहाँ से, ये ऐसा ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बन के आता है, ठीक है। तो ये यहाँ से इसको कन्वर्ट कर देता है, ये यहाँ से आता है, यहाँ से इसको कन्वर्ट करके आउट एम्पलीफायर, आउटपुट एम्पलीफायर से होने के बाद यहाँ पे जो इसके सामने जो वेव फॉर्म बन के आता है वो उसको कन्वर्ट कर देता है, और उसको कन्वर्ट कर देगा कंपेयर करके, और वही इक्वल वेव एम्पलीट्यूड, मतलब जो इक्वल वेव एम्पलीट्यूड हो या फ्रीक्वेंसी हो, उसको वो जो भी इसका एम्पलीट्यूड होगा या फिर जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो इक्वली, वो उसी सेम प्रोपोर्शन में वो कन्वर्ट कर देगा कंपेयर करके, किस फॉर्म में, स्क्वायर वेव फॉर्म में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्क्वायर वेव फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको ये स्क्वायर आउटपुट मिल गया इस वेव फॉर्म। यहाँ पे ये रहता है ट्रायंगुलर, और ट्रायंगुलर से होने के बाद इधर से यहाँ पे आया किसके पास, वोल्टेज कैपेसिटर के पास, और ये यहाँ से होने के बाद यहाँ पे किस पे आया, आउटपुट एम्पलीफायर के पास। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, कंपेयर करेगा इसकी फ्रीक्वेंसी को, और फिर और उसके साथ में उसके एम्पलीट्यूड को, और इसको सेम फ्रीक्वेंसी को, सेम मतलब फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड या सेम मैग्नीट्यूड को यहाँ पे रखेगा और कन्वर्ट करके उसको स्क्वायर वेव फॉर्म में दे देगा। आई होप कि ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रही हो। फिर उसके बाद ये क्या करेगा ना, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो ऊपर करंट सोर्स, यहाँ पे अपर जो करंट सोर्स लगा है, यहाँ पे, यहाँ पे जो अपर करंट सोर्स लगा है, इसके करंट के डायरेक्शन टूवर्ड्स इंटीग्रेटर, मतलब इसका जो करंट का डायरेक्शन देखिए, जो पहले मैं आपको बता रहा था, इसका करंट का डायरेक्शन जो है टूवर्ड्स इंटीग्रेटर, मतलब यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है टूवर्ड्स इंटीग्रेटर है, टूवर्ड्स इंटीग्रेटर है। और जो लोअर करंट का डायरेक्शन यहाँ पे देख सकते हो आप, वो आउटवर्ड्स, मतलब इसके अपोजिट में, जो लोअर करंट सोर्स का पास का करंट का डायरेक्शन वो रिवर्स डायरेक्शन है,
यहाँ पे टूवर्ड्स इंटीग्रेटर है, यहाँ पे उसका रिवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि जब अपर करंट सोर्स ऑन होगा, जैसा मैंने आपको बताया था पहले, जब अपर करंट सोर्स ऑन होगा तो यहाँ पे ये ऑफ रहेगा, और जब ये ऑफ रहेगा तो ये ऑन रहेगा। ऑलराइट, तो ये ऑन ऑफ का वो ये ऑन ऑफ जो है वोल्टेज कैपेसिटर की मदद से होता है। मतलब जो यहाँ पे वोल्टेज कैपेसिटर मल्टी कैपेसिटर लगा है, ये इनकी वजह से होता है। ऑन ऑफ जो होता रहता है यहाँ पे, ऑक्सीलेशन जो होता रहता है, ये वोल्टेज कैपेसिटर की मदद से होता है। ठीक है, होगा क्या, पहले वोल्टेज कैपेसिटर में एक प्री डिफाइंड वैल्यू डिसाइड करके रखी होगी। मतलब वोल्टेज कैपेसिटर में ना एक कोई प्री डिफाइंड वैल्यू डिसाइड करके पहले से रखी गई रहती है। और ये ऐसे समझ सकते हैं कि जब अपर करंट सोर्स ऑन है, जब ये अपर करंट सोर्स ऑन है, तब ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म जनरेट करता है। मतलब जब अपर वेव सोर्स यहाँ से ऑन है तो ये इधर से आएगा और यहाँ पे ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म जनरेट करेगा। ठीक है, तो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म इंक्रीज करेगी। मतलब यहाँ से जब जब ये ऑन रहेगा तब यहाँ पे एक ऐसे ट्रायंगुलर वेव फॉर्म जो है ना इस तरीके से इंक्रीज होता रहेगा, लिनियरली यहाँ पे बढ़ता रहेगा। कब तक करेगा, जब तक अपर करंट सोर्स ऑन है। मतलब जब तक ये अपर करंट सोर्स ऑन है तब तक ये लगातार ऐसे कंटिन्यूसली यहाँ पे वो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म पे लाइन से इंक्रीज होता रहेगा। और उसके बाद जब वो प्री डिफाइंड वैल्यू को रीच कर जाएगा, उसके बाद जब एक एक वैल्यू होगी जो प्री डिफाइन है विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज कैपेसिटर, तो जब वो वैल्यू को रीच करेगा तो अपर करंट सोर्स को ऑटोमेटिक वो ऑफ कर देगा और लोअर करंट सोर्स को वो ऑन कर देगा। लोअर करंट सोर्स को वो ऑन करेगा तो फिर आउटपुट वेव में जो फॉर्म है वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। मतलब कि अभी देखो यहाँ पे पहले ऐसे था, अब जो आउटपुट में वेव फॉर्म है वो वापस यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट होने लगेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका वेव फॉर्म ऐसा बन जाएगा, यहाँ से पहले इंक्रीज होता है प्लस यहाँ पे फिर डिक्रीज करते हैं, तो ये लिनियरली इंक्रीज हो रहा है फिर लिनियरली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा बिकॉज जो लोअर करंट सोर्स की डायरेक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में है, इसलिए इस वजह से वो यहाँ पे उसका वेव फॉर्म जो है और ऐसा डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। मतलब जब तक ये ऑन रहेगा, अपर करंट सोर्स जब तक ऑन रहेगा वोल्टेज कैपेसिटर की मदद से ये ऑन ऑफ होता है, और जब तक ये ऑन हो रहेगा तब तक यहाँ पे जो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है वो लीनियरली इंक्रीज होता रहेगा। और जब ये ऑफ हो जाएगा, मतलब जब वो प्री डिफाइंड वैल्यू को रीच कर जाएगा और इसको ऑफ कर देगा, और यहाँ पे ये नीचे लोअर करंट सोर्स हमारा ऑन हो जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स होने के कारण यहाँ पे इसका जो वेव फॉर्म है वो उल्टा हो जाएगा। मतलब वापस से नीचे डिक्रीज होने लगेगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये सब कुछ ना कैपेसिटर के चेंजिंग और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के प्रोसेस की वजह से होता है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है इसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के प्रोसेस की वजह से हो पा रहा है। ठीक है, तो ड्यूरिंग रिवर्स डायरेक्शन कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो जब रिवर्स डायरेक्शन होता है यहाँ पे तो कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज होगा। और इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब ये रिवर्स डायरेक्शन यहाँ पे है, तो जब रिवर्स डायरेक्शन रहे तो हमारा कैपेसिटर यहाँ पे डाउन आएगा, उसे हम डिस्चार्ज कहते हैं। डिस्चार्ज समझ ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये डिस्चार्ज होगा। जब ये रिवर्स डायरेक्शन रहेगा तो ये डिस्चार्ज रहेगा, और जब फॉरवर्ड डायरेक्शन रहेगा तो ये चार्ज होता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। और वोल्टेज कैपेसिटर कभी अपर करंट सोर्स को ऑन करेगा और कभी लोअर करंट सोर्स को ऑन करेगा, जैसा कि पहले बताया, जिसकी वजह से हम ये आउटपुट में वेव फॉर्म मिलेगा, जिसकी वजह से हमें आउटपुट में ये सारे वेव फॉर्म मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वेव फॉर्म मिलेगा। फिर आगे ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे तीन, यहाँ पे एक ऐसे क्या है, एक तो इधर चला गया वोल्टेज कैपेसिटर के पास से, जो कि उसके सेम फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड को कन्वर्ट कर देता है मैग्नीट्यूड को स्क्वायर वेव फॉर्म में, और एक यहाँ से डायरेक्टली निकल जाता है। तो जो यहाँ पे ट्रायंगुलर रहता है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया, जब ऑन रहेगा तो लीनियरली जाता रहेगा, और जब ऑफ हो जाएगा तो डिक्रीज होने लगेगा, तो ये लीनियरली डिक्रीज होता है। तो यही वेव फॉर्म यहाँ पे सीधा क्या है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कैपेसिटर अब नहीं है तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे वो हमें ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हमें देखने को मिलेगा आउटपुट में। तो यहाँ पे ये ट्रायंगुलर ही वेव फॉर्म जनरेट करके देगा। और यहाँ पे सेम चीज़ जो यहाँ पे वोल्टेज कैपेसिटर कर रहा था, अब वही सेम सारी चीज़ें यहाँ पे वो रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट, यहाँ पे ये चीज़ वो करेगा। यहाँ पे ये क्या करेगा कि जो भी सेम फ्रीक्वेंसी है, जो भी सेम एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे वो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म को, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में जो भी हमारा वैल्यूज आ रहा है, एम्पलीट्यूड आ रहा है, या फिर जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है,
वो उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करके यहाँ पे आउटर एम्पलीफायर 2 जो है वो उसको कन्वर्ट कर देगा इसमें साइनसॉइडल वेव में, साइनसॉइडल वेव में या साइन वेव में, इसको ये इस वेव में कन्वर्ट करके देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें आउटपुट में, यहाँ पे हम इसको क्लियर कर लेते हैं ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में हमें तीन आउटपुट, तीन तरीके के वेव मिल रहे हैं। एक तो हमें स्क्वायर मिल रहा है, एक हमें ट्रायंगुलर मिल रहा है, और एक हमें मिल रहा है साइन वेव। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी सर्किट कंट्रोल, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर है। फिर वहाँ से जा रहा है यहाँ पे किधर, अपर करंट सोर्स में, और उसके बाद नीचे जा रहा है यहाँ पे लोअर करंट सोर्स में। और यहाँ पे ये कनेक्टेड है दोनों किससे, यहाँ पे इंटीग्रेटर सर्किट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटर सर्किट में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, जो जिसके थ्रू जो चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है। ये किस वजह से चार्ज और डिस्चार्ज हो पा रहा है, यहाँ पे ये करंट के डायरेक्शन की वजह से। करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है और फॉरवर्ड हो रहा है। ये किस वजह से हो पा रहा है, वोल्टेज कैपेसिटर की वजह से। वोल्टेज कैपेसिटर कभी इसको ऑन करेगा, कभी ऑफ करेगा। कैसे ऑन ऑफ करेगा, वोल्टेज कैपेसिटर में एक प्री डिफाइंड वैल्यू सेट की गई रहती है। वो प्री डिफाइंड वैल्यू को जैसे रीच करेगा तो ये ऑन या ऑफ होगा, और ये ऑफ या ऑन होगा अपोजिटली। जैसा ऊपर होगा उसके अपोजिट यहाँ पे होगा। इस तरीके से ये डिस्चार्ज होगा और चार्ज होगा, ये ऑन या ऑफ होगा, हमें यहाँ पे वो वेव मिलेगा। और ये उस वैल्यू के, उस मैग्नीट्यूड के वेव को, उस मैग्नीट्यूड के यहाँ पे वोल्टेज कैपेसिटर कन्वर्ट करके हमें देगा यहाँ पे स्क्वायर में, एक हमें देगा ट्रायंगुलर में, जो कि एज इट इज आता है। और यहाँ पे कोई बीच में यहाँ पे उसके वेव फॉर्म को चेंज करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ है। यहाँ पे रेजिस्टेंस टाइप है, तो यहाँ पे ग्रुप ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हमें यहाँ पे जो वेव फॉर्म हमें मिल रहा है तो वो आउटपुट में हमें कैसे कन्वर्ट करके देगा, हमें साइन वेव में करके देगा, एक स्क्वायर, ट्रायंगुलर और साइन वेव। तो ये हमारा फंक्शन जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम था। सिंपल इसी तरीके से आपको भी इसे याद रख लेना है। ऑलराइट, तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ हमने पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं यहाँ पे, हम लोग इसको देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिखा हुआ क्या है, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए फंक्शन जनरेटर कंसिस्ट ऑफ सेवरल की कंपोनेंट दैट वर्क्स टुगेदर टू जनरेट वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म को जनरेट करने के लिए ब्लॉक डायग्राम के अंदर बहुत सारे, फंक्शन जनरेटर के अंदर बहुत सारे की कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि वो जो वेव फॉर्म जो है उसको जनरेट कर सके। ठीक है, द कोर कंपोनेंट इज एन ऑक्सीलेटर। जैसा मैंने आपको बताया, जो बीच में एक इंटीग्रेटर लगा हुआ है, वो कोर कंपोनेंट एक ऑक्सीलेटर की तरह काम करता है, दैट जनरेट द बेसिक वेव फॉर्म टिपिकली इन साइन वेव। तो साइन वेव में जनरेट कर सकता है, स्क्वायर वेव में करता है, और अगर वो नहीं लगा रहे तो वो नॉर्मली हमारा ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में ही हमें मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे द ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी कैन बी कंट्रोल थ्रू फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सर्किट अलाउिंग द यूजर टू सेट द डिजायर्ड आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे वो कंट्रोल किया जा सकता है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल यूनिट के द्वारा। जो हमारा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल यूनिट है, स्टार्टिंग में हमने देखा था, लगा हुआ था सबसे आगे, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल जिसे हम बोल रहे थे, हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल यहाँ पे रहता है, ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकता है। और फिर उसके बाद ताकि हमें जो डिजायर्ड आउटपुट है उसी अकॉर्डिंग हमें मिल सके हमारा फ्रीक्वेंसी। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द वेव फॉर्म जनरेटेड बाय द ऑक्सीलेटर इज देन पास थ्रू अ शेपिंग सर्किट दैट मॉडिफाइज द वेव फॉर्म शेप। ठीक है, तो ऑक्सीलेटर सर्किट, ऑक्सीलेटर के थ्रू होके जो वेव फॉर्म है, जो वेव फॉर्म जनरेट होता है वो जनरेट बाय ऑक्सीलेटर, मतलब ऑक्सीलेटर के थ्रू जनरेट होता है, और वो फिर पास होता है किससे, शेपिंग सर्किट के द्वारा। शेपिंग सर्किट किसे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे इसको बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो, इसको शेप कर देता है। तो सर्किट को करता है, मॉडिफाई कर देता है उसका वेव फॉर्म के शेप को। हमें जो कि ट्रायंगुलर है तो उसे हमें मिलता है स्क्वायर में, या तो हमें मिल जाता है साइन वेव में। ठीक है, द शेपिंग circuit can include elements such as amplifier, filters, and waveform modifiers to produce different type of waveforms such as square waves, triangular waves, and sawtooth waves। वो मतलब कोई ट्रायंगुलर वेव की तरह होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये तरीके की ये चीज हमने जो ऊपर अभी बताई आपको, ये वही चीज यहाँ पे डेफिनेशन उसका। द शेप waveform is then sent to an amplitude control circuit which adjusts the output signal amplitude or voltage level। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, द एम्पलीट्यूड कंट्रोल सर्किट कैन इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स सच एज अटेन्यूएटर्स और एम्पलीफायर टू कंट्रोल द सिग्नल स्ट्रेंथ। मतलब अगर उसके जो रेंज है काफ़ी बड़ी है तो उसको एक रीडेबल वे में उसको शॉर्ट करने में वो उसको एटेन्यूएटर्स के पास भेज सकता है, जिसको वो
एक रीडेबल वे में मैनेज करके उसको रीड करने लायक बनाता है, एक शॉर्ट रेंज में उसको कन्वर्ट करता है ताकि उसके स्ट्रेंथ को हम लोग रीड कर सकें. Finally, the output waveform is typically fed into the output stage that provide the necessary impedance matching and signal conditioning for the desired output interface, such as PNC connector or binding posts. Alright, तो ये हमारा सिंपल सा हो गया डेफिनेशंस. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हो गए, आप इसमें और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं अपने मन के हिसाब से, जैसा कि आपको समझ में आ जाए. अगर वो ब्लॉक डायग्राम जैसा मैंने आपको यहाँ पे जो जो प्रोसेस बताया एक वो चीज़ें आप भी लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में, ठीक है. और फिर इसके बाद हम चलते एक एप्लीकेशन देख लेते हैं. तो यहाँ पे कुछ 4 एप्लीकेशन हैं, हम लोग फटाफट इसको रीड कर लेते हैं. फंक्शन जनरेटर्स आर यूज्ड फॉर द टेस्टिंग एंड कैलिब्रेटिंग electronic component and systems, providing known and controllable signals for measurement and verifications. फिर सेकंड इसका एप्लीकेशन क्या है? दे आर एम्प्लॉयड इन सिग्नल सिमुलेशंस, जनरेटिंग मॉड्यूलेट सिग्नल्स फॉर स्टडिंग कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस. ओके. और थर्ड हमारा आता है function generators are valuable tools in education, helping students understanding waveforms and their effect on the circuit and components. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी यूजफुल है. Their versatility and ability to generate various waveforms make them essential in electronic research and development. तो ये R&D के लिए भी काफ़ी एक यूजफुल टूल है, जनरेटर है या हाउसफुल इक्विपमेंट बोल सकते हो आप. तो ये हमारा कुछ सिंपली यहाँ पे ख़त्म होता है फंक्शन जनरेटर का टॉपिक. तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हो या फिर आप पूछ सकते हो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे. तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है. अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. ऑलराइट.